जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब क्लास 10th की मैथ में अध्याय 6 त्रिभुज ट्राइएंगल के बारे में पढ़ रहे थे। ट्राइएंगल में हम आप लोगों को त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रतीक और त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में बता दिए थे। आज आगे चलते हैं, इसके कोण के बारे में पढ़ते हैं। कोण क्या होता है, कोण के प्रतीक क्या होते हैं, कोण की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कोण के बारे में। कोण, देखिए, कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। इनको थोड़ा हम व्यवहारिक भाषा में समझेंगे। कोण कहाँ से आपका देखिए बना है। जो कोण शब्द होता है, देखिए, कोण को हम लोग कोण से लिए हैं। हम लोग जानते हैं कि गांव में हम लोग के पास जैसे खेत खलिहान होते हैं, वहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे मेड़बंदी जहाँ की जाती है तो वहाँ पर आपका कोण बनता है। तो जो कोण आपका होता है, उसी कोण से आपका कोण निकल के आया है। तो क्योंकि देखिए, जब भी आपकी दो वस्तुएं एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच देखिए झुकाव बनता है, वही झुकाव आपका कोण होता है। तो जो कोण आपका है, यह किस शब्द से निकला है? कोण से निकला है। तो कोण कहाँ पर बनता है? कोई भी आप दो आकृति मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जानते हैं कि कोण आपका बन जाता है। तो इसका मतलब है, कोण आप देखेंगे तो कोण का ही एक रूप होता है जो आपको अनेक आकृतियों के द्वारा, या जानते हैं कि मेड़बंदी के द्वारा खेतों में अनेक रूपों में आपका कोण पाया जाता है। तो जो कोण आपका होता, उसी कोण को गणित में कोण का नाम दिया गया। तो जो कोण आपका होता है, यह कोण से तात्पर्य होता है। और कोण जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच बने झुकाव से तात्पर्य इसका रहता है। तो इसका मतलब कोण का मतलब कोण, कोण का मतलब झुकाव होता है। तो आप जानते हैं कि कोण आपको अनेक जगहों पर बना हुआ मिल जाएगा। तो अनेक जगह पर आपको प्राकृतिक रूप में भी कोण बन जाएगा आपको। और हम गणित में देखिए इन्हीं को सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं? तो देखिए, कोण जो होता है, कोण की परिभाषा दी जाती है, दो सरल रेखाओं के बीच बने, दो सरल रेखाओं के बीच बने, दो सरल रेखाओं के बीच बने, दो सरल रेखाओं के बीच बने झुकाव को, दो सरल रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। दो सरल रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो दो सरल रेखाओं के बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं बताइए? कोण कहते हैं। तो जो देखिए दो सरल रेखाएं होती हैं, अगर यह दो सरल रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो इनके बीच जो झुकाव आपका बनता, उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींच दे, दूसरी रेखा ले जाके यहाँ से सटा दे, तो इनके बीच जो झुकाव बनेगा, इसी को हम क्या कहेंगे बताइए? कोण कहेंगे। यहाँ पर देखिए, एक रेखा यह दी गई है, दूसरी रेखा ले जाके यहाँ पर सटा दिए, तो इनके बीच यह जो झुकाव बनेगा, इसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक रेखा आपको दी गई है, यहाँ से देखिए दूसरी रेखा ले जाके सटा देंगे, तो इनके बीच यह देखिए जो बनेगा, कोण आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक रेखा आपकी यहाँ पर दी गई है, दूसरी रेखा यहाँ पर ले जाएंगे, तो इनके बीच जो झुकाव बनेगा, इसी को हम क्या कहेंगे बताइए? कोण कहेंगे। दो रेखाओं के मिलने से इनके बीच देखिए जो झुकाव आपका बनता है, इसी को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के मिलने से इनके बीच जो झुकाव बनता है, इसी को हमें कोण कहते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए एक आयताकार खेत है, इस आयताकार खेत में देखेंगे एक मेड़ आपकी यह है, दूसरी मेड़ आपकी यह है। यह दोनों मेड़ एक दूसरे से मिल गई तो यह मेड़बंदी हो गया। तो मेड़ को हम बंद कर दिए। तो मेड़बंदी के द्वारा देखिए यह जो कोण बनता है, इसको हम व्यवहारिक भाषा में क्या कहते हैं? कोण। यही आपका कोण तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से देखिए चार कोण आपके बनेंगे, तो चार कोण आपके तैयार हो जाएंगे। यही देखिए आपका कोण होता है। तो कोण व्यवहारिक रूप में कोण से लिया गया है।
तो कोण का मतलब जानते हैं कि हम लोग अपने व्यवहारिक भाषा में या कह दिया जाए कि तद्भव या तत्सम के रूपों में हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो आपका जो जानते हैं कि कोण से आपका कोण तैयार हुआ है। तो कोण क्या होता है कि दो सरल रेखाओं के बीच में जो झुकाव बनता है वही आपका कोण होता है। यह आपका कोण रहा। कोण के बारे में आप सीखें। अब चलते हैं आगे, कोण के बारे में कुछ चीजों को सीखेंगे। तो जो देखिए कोण आपका होता है, इस कोण के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ी चीजों को और इसमें हम सीखेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, जो कोण देखिए होता है, कोण के देखिए अन्य नाम होते हैं। जो कोण होता है, इसी कोण को दूसरे भाषा में देखिए हम झुकाव भी कहते हैं। तो कोण को और क्या कहा जाता है? झुकाव कहा जाता है। आप जानते हैं कि इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसी को जानते हैं कि हम लोग ढलान के नाम से जानते हैं, यह ढलान है। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग ढाल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग जानते हैं कि प्रवणता के नाम से जानते हैं, आपकी प्रवणता हो गई। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कोण होता है, उन कोण को झुकाव भी कहते हैं, ढलान भी कहते हैं, ढाल भी कहते हैं, प्रवणता भी कहते हैं। तो इसका मतलब कोण के अन्य नाम होते हैं। तो कोण को हम झुकाव भी कह सकते हैं, ढलान भी कह सकते हैं, ढाल भी कह सकते हैं, प्रवणता भी कह सकते हैं। तो यह अनेक नाम होते हैं। देखिए गणित के अलग अलग अध्याय में कोण को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर कोण की हम बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बात करें, तो उसमें जो झुकाव बनता है उसको प्रवणता के नाम से जानते हैं। अगर देखिए गति विज्ञान या स्थिति विज्ञान की बात करें तो उसमें जो कोण बनता है उसको हम लोग ढलान या ढाल के नाम से जानते हैं। और व्यवहारिक रूप में कोण को हम लोग झुकाव के नाम से जानते हैं, हिंदी की बात करें। और गणित की बात करें तो इसी को हम कोण के नाम से जानते हैं। तो कोण का देखिए अलग अलग आपका रूप होता है, अलग अलग अध्याय में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सबका मतलब एक होता है। तो ये आपके कोण रहे, कोण के बारे में आप सीखे। यह कोण के आपके अन्य नाम रहे, यह देखिए आप कोण के बारे में सीखे। कोण देखिए हमेशा दो रेखाओं के बीच में बनेगा। जब दो रेखाएं आपके मिलेंगी तभी उनके बीच में आपका कोण बनेगा। तो कोण की खासियत होती है, कोण की विशेषता होती है कि यह हमेशा दो सरल रेखाओं के मिलने से बनता है। तो दो सरल रेखाओं की बात करेंगे तो दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण के लिए हमेशा दो सरल रेखाओं की आवश्यकता होती है, इसको आप ध्यान देंगे। तो चलते हैं आगे, कुछ पॉइंट को आपको बताते हैं जिसको आप सीखेंगे। यहाँ पर देखिए कोण का प्रतीक आपको दिया है। तो कोण का प्रतीक की अगर बात करें तो यहाँ पर जानते हैं कि यह देखिए जो आपको चिन्ह दिया है, इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो यह कोण का चिन्ह है। अंग्रेजी में इसे देखिए हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो यह देखिए कोण का चिन्ह है, इसे अंग्रेजी में एंगल कहा जाता है। अब जैसे लिखना अगर है तो जैसे हम देखिए अगर लिख दे कोण ए, इसे पढ़ेंगे कोण ए। यहाँ पर देखिए कोण बी, यहाँ पर देखिए कोण सी। या देखिए हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर, या तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, या तो हम लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड। इस तरीके से देखिए कोण को आप चाहे तो एक अक्षर से लिखिए या चाहे आप कोण को देखिए 3 अक्षर से लिखिए। तो यहाँ पर देखिए यह कोण का प्रतीक होता है। तो कोण के प्रतीक का चिन्ह आप देख लिए। यह जो कोण आपका है, इस चिन्ह के द्वारा कोण को दर्शाएंगे। इसे या तो हिंदी में कोण कहेंगे या तो अंग्रेजी में एंगल कहेंगे। तो अगर यह चिन्ह आपको कहीं पर बना हुआ मिलेगा गणित में तो इनको हम एंगल बोलेंगे या कोण बोलेंगे। जैसे इसे देखिए पढ़ेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसे पढ़ेंगे कोण पी क्यू आर, इसे पढ़ेंगे कोण ए बी सी, इसे पढ़ेंगे कोण एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? कोण आपका तैयार हो गया।
इस तरीके से कोड के प्रतीक के बारे में सीखे। तो कोड को हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, वह चिन्ह देखिए यहाँ पर है। तो इस चिन्ह को आप ध्यान देंगे, यह कोड का प्रतीक होता है। और देखिए यह देखिए दो रेखाओं के बीच झुकाव को व्यक्त कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, क्योंकि कोड का तात्पर्य झुकाव से होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखिए कोड को प्रदर्शित करने का नियम या कोड को लिखने का नियम। तो कोड को देखिए कैसे आप प्रदर्शित करेंगे या कोड को आप कैसे व्यक्त करेंगे, कोड को कैसे आप लिखेंगे, इनके बारे में सीखेंगे कि कोड को कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। तो चलते ही आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि कोड को केवल एक अक्षर या 3 अक्षरों का प्रयोग करके प्रदर्शित करते हैं। अगर देखिए कोई भी कोड आपका है, उस कोड को या तो केवल आप एक अक्षर से प्रदर्शित करिए या तो 3 अक्षर से प्रदर्शित कीजिए। तो कोड को देखिए दिखाने या व्यक्त या प्रदर्शित करने का नियम होता है, या कह दिया जाए लिखने का नियम होता है। तो कोड को चाहे एक अक्षर से आप लिख सकते हैं या तो 3 अक्षर से आप लिख सकते हैं। यह कोड को प्रदर्शित करने का नियम होता है कि कोड को चाहे एक अक्षर से या 3 अक्षरों द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसी भी कोड को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक अक्षर के द्वारा या तो 3 अक्षर के द्वारा। चलते हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए अगला नियम है आपका कि एक अक्षर के द्वारा कोड को प्रदर्शित करना। तो एक अक्षर के द्वारा कोड को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके बारे में देखिए हम आपको बताते हैं। किसी भी कोड को एक अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी कोड को केवल एक अक्षर से लिखते हैं तो उस कोड की केवल माप का पता चलता है, स्थिति का नहीं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी कोड को देखिए आप एक अक्षर से लिखेंगे तो उस कोड के केवल माप का पता चलेगा, स्थिति का नहीं। स्थिति का मतलब वह किस दिशा से किस दिशा की ओर स्थित है, वह कहां से लेकर कहां तक आपका बन रहा है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है जब कोड को आप एक अक्षर से लिखते हैं। तो जैसे मैं अगर बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपका देखिए कि यहाँ पर अगर हम बात कर दें कि जैसे एक हम मान लीजिए कि इस तरीके से देखिए कोड बना दिए, ये हम मान लीजिए कोड बना दिए। यहाँ पर देखिए आपका क्या कि इसका नाम हम दे दिए ABCD दे दिए। अब देखिए अगर हम केवल मान लीजिए यहाँ पर क्या करें कि अगर इसको हम केवल देखिए कोड B लिख दे या कोड B लिख दे, तो यहाँ तक देखिए टोटल आपका कोड B है। अब देखिए कि कोड B में अगर हम बात करें, कोड B में अगर बात करें कि यहां से लेके यहां तक देखिए टोटल कोड की बात की है। यह भी देखिए जो अलग कोड AB कोड B है, यह जो अलग कोड AB कोड B है और जो टोटल कोड है AB कोड B है। इसका मतलब कोड B को देखिए यह एक रूप हुआ, यह दूसरा रूप हुआ, यह आपका पूरा रूप हुआ। तो इस तरीके से आपको देखिए मिला कि कोड को हम देखिए 3 तरीके से दर्शाएं। आप छोटे कोड को भी कोड B से लिखे हैं, बड़े कोड को भी देखिए यहाँ पर यह छोटे कोड को भी B से लिखे हैं, टोटल कोड को भी हम B से लिखे हैं। तो कोड B देखिए आपका 3 तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए अगर हम केवल कोड B कह दें तो कोड B कहां से कहां तक कि कोड ABC की बात की गई, कि कोड ABD की बात की गई, कि कोड CBD की बात की गई, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो अगर कोड को एक अक्षर से आप लिखेंगे तो उस कोड की केवल माप का पता चलेगा, उस कोड के केवल मान का पता चलेगा, लेकिन वह कोड कहां से कहां तक बन रहा है उसका पता नहीं चलेगा। अर्थात कोड कहां से लेकर कहां तक स्थित है इसका पता नहीं चलेगा, मतलब कोड के स्थिति का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए देखिए जब हम कोड को एक अक्षर से लिखेंगे तो इसके केवल मान या माप का पता चलता है, इसके स्थिति का पता नहीं चलता है कि ये कहां से कहां तक बन रहा है, यह हमको मालूम है नहीं होता है। जैसे हम चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट कर दिए।
अब देखिए कि अगर हम इसी को कोड बी लिख दिए, अब कोड बी में देखिए कई कोड आपके शामिल है, जैसे कोड ए बी डी, कोड ए बी डी ये भी शामिल है। दूसरा देखिए कोड अगर हम बात करें तो आपका देखिए क्या है, सी बी डी, कोड सी बी डी। और एक बड़े कोड की बात करें तो देखिए आपका बड़ा कोड हो जाएगा कोड आपका ए बी सी। तो यहां पर देखिए एक कोड हो गया ए बी डी, कोड ए बी डी, दूसरा हो गया सी बी डी, यह कोड आपका हो गया, तीसरा कोड हो गया ए बी सी, 3 कोड हो गया। तो यहाँ पर देखिए तीनों आपका कोड बी, कोड बी, कोड बी, तो यहाँ पर देखिए आपको कोड बी दिया है। तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा कि अगर कोड को केवल एक अक्षर से आप लिखेंगे तो इसके तो मान का पता चल गया, यह मान का, लेकिन यह कोड कहां से कहां तक बन रहा इसका पता नहीं चलता है। तो आप देखिए यह 3 तरीके से जब हम लिखेंगे तब जानते हैं कि इसकी स्थिति क्लियर हो रही है कि कोड कहां से कहां तक बन रहा है। तो कोड को जब देखिए हम एक अक्षर से लिखते हैं तो कोड के केवल मान या माप का पता चलता है, उसके स्थिति का नहीं, मतलब कहां से कहां तक बन रहा है यह मालूम नहीं होता है। इसको आप ध्यान देंगे कि एक अक्षर से प्रदर्शित करने पर क्या है और देखिए 3 अक्षर से प्रदर्शित करने पर क्या है। तो जब कोड को एक अक्षर से लिखेंगे ये चीजें आपको सिखा दी है। इसके बाद देखिए और हम कुछ चीजें आपको एग्जांपल देके समझा देते हैं। जैसे यह त्रिभुज अगर देखिए हम बना दिए, मान लीजिए आपका त्रिभुज है ए बी सी, इसमें देखिए कोड ए लिख दिए, यहाँ पर देखिए कोड बी लिख दिए, यहाँ पर देखिए कोड सी लिख दिए। यह कोड ए है, यह कोड बी है, यह कोड सी है। तो एक एक अक्षर के द्वारा देखिए कोड को लिखे हैं। तो जब कोड को एक एक अक्षर के द्वारा आप लिखेंगे तो इससे क्या पता चलेगा, इससे केवल कोड की माप का पता चल रहा है, कोड कहां से कहां बन रहा है, किधर बन रहा है और किधर आपका जा रहा है, इन सब चीजों का पता नहीं चलता है, मतलब कोड की स्थिति का पता नहीं चलता है जब कोड को हम एक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको ध्यान देंगे, यह देखिए एक अक्षर से आपका कोड लिखा गया है। तो एक अक्षर से जिस कोड को व्यक्त करना होता केवल उसी अक्षर को कोड चिन्ह के अंदर लिख देते हैं तो वह कोड आपका प्रदर्शित हो जाता है। तो यह आप सीखे कि एक अक्षर के द्वारा कोड को प्रदर्शित करना। अब चलते हैं आगे, आपको बताते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए अब कुछ नियम इसमें और सीखेंगे। देखिए जब किसी कोड को केवल एक अक्षर से लिखते हैं तो कोड कहां से कहां तक बन रहा है इसका पता नहीं चलता है, अर्थात कोड की स्थिति मालूम नहीं होती है। यही पॉइंट आपको बताए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए कोड ए बी सी आपका है, तो यहाँ पर देखिए कोड बी आपका बन रहा था, हम केवल कोड बी लिख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए आपका एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर कोड देखिए आपका वाई लिख दिए, यह कोड लिख दिए हैं। तो जब कोड को देखिए एक अक्षर से लिखेंगे तो यह कोड की माप का पता चलेगा कि यह आपका कोड आपका वाई है और यह कोड आपका बी है। लेकिन यह कहां से, देखिए इधर से आपका यह कोड बन रहा कि इधर से बन रहा है, इसमें इधर से यह कोड बन रहा कि इधर से बन रहा किधर से, माने इसकी स्थिति का पता नहीं चलता है। स्थिति का मतलब है कि कोड का किस दिशा में स्थित है, कोड कहां से लेकर कहां तक स्थित है, कोड कहां से लेकर कहां तक बन रहा है, यह कोड की स्थिति होती है। इसका पता नहीं चलता है जब हम कोड को एक अक्षर से लिखते हैं। यह एक अक्षर से लिखे हैं, इसके बारे में आपको हम बता दिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अगली देखिए हेडिंग है कोड को 3 अक्षर से प्रदर्शित करना। तो कोड को देखिए 3 अक्षर से प्रदर्शित करेंगे तब क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए कि जब कोड को 3 अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तो जिस कोड की बात की जाती है
उसे हमेशा बीच में लिखते हैं। तो जब देखिए 3 अक्षर से कोड को प्रदर्शित करेंगे तो उसमें जिस कोड की बात की जाती है या जिस कोड का मान आपको दिया रहता है या जो कोड ज्ञात करना होता है उस कोड को आप बीच में लिखेंगे, इसको ध्यान देंगे। आगे देखेंगे कि जब कोई कोड 3 अक्षर से प्रदर्शित होता है तो उसमें जिस कोड की बात की जाती है वह हमेशा बीच में होता है। मतलब जब कोड को देखिए आप 3 अक्षर से लिखेंगे तो 3 अक्षर से लिखते समय जो अक्षर आपका देखिए बीच में होगा उसी कोड की बात की जाएगी, उसी कोड का वहां पर मान होगा। तो इसका मतलब जब कोड को 3 अक्षर से लिखेंगे तो जो बीच वाला अक्षर होगा वह कोड को बताएगा, वही कोड को व्यक्त करेगा। तो कोड को जब 3 अक्षर से लिखेंगे तो बीच वाले कोड, जो बीच वाला आपका अक्षर होगा वही उस कोड को बताएगा, इसको आप ध्यान देंगे। तो इतनी चीजें आप सीखे कि कोड को जब हम 1 अक्षर से लिखेंगे तब क्या मिलेगा और जब कोड को 3 अक्षर से लिखेंगे तब क्या मिलेगा। तो जब देखिए कोड को 3 अक्षर से लिखेंगे तो कोड की माप का पता चलेगा ही, उसके साथ साथ कोड की स्थिति का भी पता चलता है। तो इनके बारे में सीखें आप। आगे देखिए अगला पॉइंट है कि जब कोड को 3 अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तो कोड कहां से कहां तक बन रहा है इसका पता चलता है, अर्थात कोड की स्थिति मालूम होती है। तो जब कोड को देखिए आप 3 अक्षर से लिखेंगे तो कोड कहां से कहां तक आपका बन रहा है तो इसकी स्थिति का देखिए पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया ABC, तो यहाँ पर देखिए यह कोड आपको B दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कोड ABC, तो यहाँ पर हम कोड B की बात कर रहे हैं। तो जिस कोड की बात की जाती है वह अक्षर कहाँ पर होता है, बीच में। या देखिए कोड CBA, तो यहाँ पर देखिए CBA, तो इसी कोड B को देखिए हम CBA लिख दिए। तो जब इसको हम CBA लिख दिए तब देखिए इसकी स्थिति यह रही, और जब ABC लिख रहे तब इसकी स्थिति यह रहेगी। तो इसका मतलब जो कोड B होता है, इस कोड B की आपकी स्थिति का देखिए क्या होता है, पता चल रहा है कि कोड B कहां से कहां बन रहा है, कोड B किधर से किधर बन रहा है। तो आप जानते हैं कि कोड ABC में कोड देखिए आपका इधर से इधर बन रहा, कोड देखिए CBE में कोड इधर से इधर आपका बन रहा है। तो यहाँ पर जानते हैं कि कोड की स्थिति का आपका पता चल रहा है। तो जब कोड को 3 अक्षर से लिखा जाता है तो इसमें जिस कोड की बात की जाती है या जिस कोड के बारे में हमको लिखना होता है उस कोड को आप बीच में लिखेंगे। तो इसमें भले से आपका 3 अक्षर है लेकिन इसमें कोड B की बात की जा रही है, इसमें आपका भले ही 3 अक्षर है लेकिन कोड B की बात की जा रही है। तो जो अक्षर आपका बीच में होता है उसी कोड की बात की जाती है। तो यह आपका कोड ABC रहा जिसमें हम कोड B की बात कर रहे हैं। तो इनको देखिए 3 अक्षर से लिखे, तो जब कोड को 3 अक्षर से लिखते हैं तो इनके माप के साथ साथ इनके स्थिति का पता चलता है, अर्थात कोड कहां से कहां तक बन रहा है यह भी मालूम हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे यह त्रिभुज आपका XYZ है, इसमें अगर हम कोड Y की बात करें तो हम लिख सकते हैं कोड XYZ। यहाँ पर कोड Y की बात की जा रही है, तो जिस कोड की बात की जाती है उसे बीच में लिखते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं ZYX, तो जिस कोड की बात की जाती है उसे हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर कोड Y की बात कर रहे हैं, इसको हम बीच में देखिए लिख दिए। इसलिए कोड को देखिए 3 अक्षर से भी लिखते हैं, तो जब कोड को 3 अक्षर से लिखते हैं तो जिस कोड की बात की जाती है उसको बीच में लिखते हैं। और 3 अक्षर से लिखने पर तो कोड की स्थिति का पता चलता है, कोड कहां से कहां तक बन रहा है ये भी मालूम हो रहा है। जैसे कोड XYZ में XYZ, देखिए यह इस तरीके से कोड बन रहा है। कोड ZYX कोड देखिए इधर से इधर आपका बन रहा जा रहा है। तो इस तरीके से इसके दिशा का भी ज्ञान हो जाता है और कोड कहां से कहां तक स्थित है इसका भी पता चल जाता है जब कोड को हम 3 अक्षर से लिखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कोड की विशेषताएं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप सीखेंगे।
अगर कोण की विशेषताएं के बारे में देखिए बात करें तो इनके बारे में सीखेंगे। कोण की विशेषता क्या होती है, तो जो कोण की आपकी विशेषता होती है, इसी विशेषता के आधार पर कोण आपके काम करेंगे। ये विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो देखिए नंबर 1 विशेषता होती है कि कोण का मान रेखाओं के बीच बने झुकाव पर निर्भर करता है। देखिए ध्यान से, जो कोण का मान होता है, जो देखिए कोण का मान होता है, यह रेखाओं के बीच बने झुकाव पर निर्भर। देखिए यह जो रेखाओं के बीच जो झुकाव बनता है, इस पर कोण निर्भर करता है। जैसे देखिए अगर हम झुकाव को कम कर दिए, यह कोण का मान कम हो गया। झुकाव को थोड़ा अधिक कर दिए, यह कोण का मान बढ़ गया। अगर झुकाव को और अधिक कर दिए, कोण का मान और बढ़ गया। झुकाव को देखिए और अधिक कर दिए, कोण का मान और बढ़ गया। झुकाव को और अधिक कर दिए, कोण का मान और अधिक बन गया। तो इसका मतलब जो कोण होता है, यह जानते हैं कि झुकाव पर निर्भर करता है। तो रेखाओं के मिलने पर उनके बीच का जो झुकाव होता है, उसी पर कोण निर्भर करता है। अगर वह झुकाव आप कम करते जाएंगे, कोण कम होता जाएगा। अगर झुकाव अधिक करते जाएंगे तो कोण अधिक होता जाएगा। तो इससे निष्कर्ष निकल रहा कि जो कोण होता है, यह रेखाओं के झुकाव पर निर्भर करता है। तो झुकाव अगर कम होगा तो कोण कम होगा, झुकाव अधिक होगा तो कोण अधिक होगा। इसलिए कोण आपका किस पे निर्भर करेगा, झुकाव पर निर्भर करेगा। तो रेखाओं के बीच जो झुकाव बनेगा, इसी पर कोण क्या होगा, निर्भर करेगा। अगला पॉइंट देखिए चलते हैं लेके आपको। इसके बाद देखिए झुकाव कम होने पर कोण छोटा तथा झुकाव अधिक होने पर कोण अधिक होता है या बड़ा होता है। तो झुकाव कम होने पर कोण छोटा तथा झुकाव अधिक होने पर कोण बड़ा होता है। तो जब देखिए झुकाव अगर आपको देखिए कम होगा तो कोण छोटा हो जाएगा, झुकाव अगर अधिक होगा तो कोण बड़ा हो जाएगा। तो जो कोण होता है, यह रेखाओं के बीच बने झुकाव पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर देखिए एग्जांपल जैसे हम दे कि अगर देखिए यह हाथ मेरा, मान लीजिए यह एक रेखा, यह एक रेखा है। देखिए कि अगर यह रेखा, देखिए इनके बीच का अगर हम झुकाव कम कर रहे हैं तो यह देखिए आपका कोण बन रहा। आप झुकाव कम कर दिए तो कोण कम है। देखिए फैला दिए, कोण अधिक हो जाएगा, फैला दिए कोण अधिक हो जाएगा, फैला दिए कोण अधिक हो जाएगा, फैला दिए कोण अधिक हो जाएगा। एक कंडीशन आएगा तो यह दोनों देखिए लंबवत हो जाएंगे, तब कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब इससे अधिक फैला देंगे तो 90 अंश से अधिक होता जाएगा, अधिक कोण बनता जाएगा, अधिक कोण बनता जाएगा। जब इनको देखिए बिल्कुल हम सीधे में ऐसे कर देंगे, सीधे बिल्कुल, तो सरल रेखा आपकी बन जाएगी। इस पर आपके 180 अंश के कोण बन जाएंगे। तो जो कोण आपका होता है, ये देखिए रेखाओं के बीच बने झुकाव पर निर्भर करता है। अगर झुकाव को आप कम करते जाएंगे, कोण का मान कम होता जाएगा। अगर झुकाव को आप अधिक करते जाएंगे तो कोण का मान अधिक होता जाएगा। तो इसको आप ध्यान देंगे, कोण किस पर निर्भर करता है, रेखाओं के बीच बने झुकाव पर निर्भर करता है। झुकाव कम होने पर कोण कम होगा, झुकाव अधिक होने पर कोण अधिक होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोण को बढ़ाने के लिए झुकाव को बढ़ाना पड़ेगा, कोण को घटाने के लिए झुकाव को घटाना पड़ेगा। तो इस चीज को आप समझेंगे, इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। कोण रेखाओं की लंबाई पर निर्भर नहीं होता है, अतः रेखाओं की लंबाई घटने या बढ़ने से कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब देखिए ध्यान से कि कोण रेखाओं की लंबाई पर निर्भर नहीं होता है, अतः रेखाओं की लंबाई घटने या बढ़ने से कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर देखिए जो रेखा की लंबाई होती है कोण में, उस रेखा की लंबाई पर आपका जानते हैं कि कोण निर्भर नहीं करता है। तो कोण सिर्फ और सिर्फ झुकाव पर निर्भर करता है, रेखा की लंबाई पर नहीं करता है। तो रेखा की लंबाई आप चाहे जितना बढ़ाते जाइए, रेखा की लंबाई आप चाहे जितना घटाते जाइए, तो आपका जानते हैं कि कोण पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो रेखा की लंबाई बढ़ने या घटने से कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चित्र के माध्यम से देखिए समझेंगे, तो चलते ही आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यह एक आपकी सीधी रेखा है, यहां से देखिए यह एक सीधी रेखा खींच दी है, इनके बीच यह कोण आपका मान लीजिए 90 अंश का है। अब इनको आप देखिए,
अब इनको आप ऊपर चाहे जितना बढ़ाते जाइए, इसको भी आप चाहे जितना बढ़ाते जाइए, यह कोण आपका कितने अंश का रहेगा? 90 अंश। इस रेखा को आप चाहे जितना बढ़ाते जाइए, इस रेखा को आप चाहे जितना बढ़ाते जाइए, लेकिन इनके बीच का कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। मतलब रेखा की लंबाई जो आपकी होती है, उस रेखा की लंबाई पर आपका कोण से कोई मतलब नहीं होता है। तो कोण का जो झुकाव होता केवल कोण उस पर निर्भर करता है। तो लंबाई को आप चाहे जितना आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कोण केवल किस पर निर्भर करता है? झुकाव पर। और रेखा की लंबाई घटने या बढ़ने से कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप ध्यान देंगे कि जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर देखिए एक रेखा यह है मान लीजिए, और मान लीजिए दूसरी रेखा देखिए आपकी यह है, यह देखिए एक दूसरे को टच नहीं कर रही, मान लीजिए यह समांतर रेखा है। जब टच नहीं करेंगे तो इनके बीच 0 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि यह मिलेंगे नहीं। इनको आप चाहे जितना बढ़ाइए, इसको भी चाहे जितना बढ़ाइए, इसको आप चाहे जितना बढ़ाइए, इसको आप देखिए चाहे जितना बढ़ाइए, यह जानते हैं कि एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो इनके बीच झुकाव नहीं बनेगा। जब झुकाव नहीं बनेगा तो 0 अंश मानेंगे। तो इनको आप कितनों घटाए बढ़ाएंगे, कोण पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रेखा की लंबाई पर कोण निर्भर नहीं होता है। कोण सिर्फ और सिर्फ झुकाव पर निर्भर होता है। झुकाव जब बढ़ेगा तो कोण बढ़ेगा, झुकाव जब घटेगा तो कोण घटेगा। इसका रेखा की लंबाई से कोई देखिए संबंध नहीं होता है। इसको आप ध्यान देंगे। तो लंबाई बढ़ने या घटने से कोण पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह देखिए अगला पॉइंट आप सीखे। इन सब चीजों को आप जाने, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखिए आपको दिया गया है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। देखिए बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। अगर देखिए कोई भी आपको आकृति दी गई है, उस आकृति में जो बड़ा कोण होगा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा आपकी छोटी होती है। आकृति में जैसे अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में देखिए जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, और जो कोण छोटा होगा उसके सामने की भुजा छोटी होती है। यह नियम आप सीखे कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो चलते इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक देखिए हम चित्र बना दिए। यह मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ABC दिया गया है। इसमें मान लेते हैं यह कोण आपका 80 अंश है। यह मान लेते हैं कोण आपका 70 अंश है। 80 70 150, यह मान लेते हैं कोण आपका 30 अंश का है। तो यहाँ पर देखिए यह कोण 80 अंश, यह 70 अंश, यह 30 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर यह 80 अंश, यह 70 अंश, यह 30 अंश दिया है। और जानते हैं कि 80 30 110, 70 आपका 180। तो यह जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो गया। यह त्रिभुज आप सीखे। अब देखिए नियम आपको बताया गया कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी। तो इसमें देखिए बड़ा कोण कौन है? तो देखिए जो 80 अंश का कोण आपका है, इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा है। और देखिए छोटा कोण क्या है? जो 30 अंश का कोण देखिए दिया गया, यह आपका कैसा कोण दिया गया? छोटा कोण दिया है। तो यहाँ पर देखिए नियम बताया गया कि बड़े कोण, तो सबसे पहले कोई भी आकृति दी रहेगी तो उसमें बड़ा कोण छोटा कोण तय कर लेंगे। तो इसमें बड़ा कोण देखिए 80 अंश दिया है, तो छोटा कोण आपको 30 अंश दिया है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, तो बड़े कोण के सामने की भुजा आपकी बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कोण कितना है? 80 अंश है। अब देखिए तो 80 अंश के सामने की जो भुजा आपकी देखी होगी BC, तो यह भुजा क्या आपकी होगी? देखिए बड़ी होगी। यह भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। यह 30 अंश का कोण, यह छोटा कोण है। इस कोण के सामने की भुजा यह क्या होगी बताइए? छोटी होगी। तो इसको ध्यान देंगे आप लोग कि किसी भी त्रिभुज में बड़े
कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। अगर देखिए त्रिभुज में आपको कोई भी देखिए कोण दिए गए हैं, अगर उस कोण के सामने की भुजा पूछेगा तो उस भुजा को भी आप बता सकते हैं कि कोण के आधार पर भुजा को बताना। तो अगर कोण आपको दिया गया है तो उसमें सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। यह चीज आप सीखे। अब जैसे दूसरे चित्र के बारे में एक चीज आपको और बताएं। जैसे मान ले यहां पर देखिए एक त्रिभुज आपको देखिए यह दिया गया है पी क्यू आर दिया गया है। मान लेते हैं यह जो कोण देखिए आपको दिया गया है, यह कोण मान लेते हैं कि आपको 30 अंश दिया है, यह कोण हम मान लेते हैं कि 50 अंश दिया है और यह कोण मान लेते हैं कि 80 अंश दिया है। अब यहाँ पर सॉरी यह 100 अंश दिया है, तो यहाँ 50 30 80 और यह 100, तो 50 30 80 100 180 त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180। अब इसमें देखिए यह कोण आपका बड़ा दिया है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी? बड़ी। इसमें बड़ी भुजा अगर पूछा जाएगा तो बड़ी भुजा क्या होगी? आपकी क्यू आर होगी। और इसमें देखिए छोटा कोण 30 अंश है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी यह छोटी भुजा आपकी होगी, यह छोटी भुजा आपकी क्या होगी? पी आर होगी। तो एक ही त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इस नियम को आप सीखे। इस नियम के आधार पर अगर कोई कोण दिया है तो भुजा को आप बता सकते हैं कौन भुजा छोटी होगी कौन बड़ी होगी, इसको आप बता सकते हैं। यह नियम सीखे। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रूल पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला नियम है, एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे देखिए एक त्रिभुज आपको यह दिया गया है, यह त्रिभुज हम मान लेते हैं कि आपका ए बी सी दिया गया है। तो एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, तो इसमें अगर हम मान ले कि आपका ए बी बराबर आपको ए सी दिया गया है, दो भुजा आपको बराबर दी गई है, तो एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह जो भुजा आपको देखिए ए बी दी गई है, तो ए बी भुजा के सामने का देखिए यह कोण है। और यहाँ पर देखिए भुजा आपको AC दी गई है, तो AC भुजा के सामने का देखिए यह कोण दिया गया है। यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने देखिए यह कोण पड़ेगा, तो इस भुजा के सामने आपका यह कोण पड़ेगा। यह कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण B बराबर आपका क्या होगा? कोण C। कब? जब जानते हैं कि एक त्रिभुज की आपकी दो भुजाएं बराबर दे रहे हैं तब। तो यहाँ पर यह नियम सीखे। देखिए एक दूसरे चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। अगर देखिए हम यहाँ पर बात करें कि एक त्रिभुज आपका देखिए यह दिया गया है, इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर आपका दे देते हैं। अब देखिए यह त्रिभुज आपका पी क्यू आर है। नियम पढ़े कि एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, अगर इसमें देखिए दो भुजा बराबर कर दिया जाए तो हम यह देखिए दो भुजा बराबर कर दिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखिए आपको हो जाए कि पी क्यू बराबर आपका हो जाए पी आर, अगर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू बराबर पी आर हो जाए, तो एक देखिए त्रिभुज आपको पी क्यू आर दिया गया है, इसमें अगर पी क्यू बराबर आपका देखिए पी आर हो जाए, तो एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। तो इस भुजा के सामने का देखिए यह कोण बनेगा और इस भुजा के सामने देखिए आपका यह कोण बनेगा। यह कोण आपस में बराबर होंगे, तब देखिए आपका होगा कि कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण आर
हो जाएगा। तो यह सीखे कि जब देखिए आपको एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपको बराबर दे रहे हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह नियम आपको बताएं जो चित्र के माध्यम से समझाएं। देखिए त्रिभुज में जब प्रश्नावली को आप हल करेंगे तो उस समय यह नियम आपका बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको आप दिमाग में बैठाएंगे, इस नियम को याद रखेंगे तो अच्छी तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आपका यह नियम रहा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले नियम पर। इसके बाद देखिए अगला नियम आपको दिया है, एक ही त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो अभी नियम बताया गया उसका यह उल्टा है कि एक ही त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे देखिए एक त्रिभुज हम बना दिए, एक ही त्रिभुज में इस त्रिभुज का नाम देखिए हम दे देते हैं कि ए, यहाँ पर देखिए हम नाम दे देते हैं बी और यहाँ पर नाम हम दे देते हैं सी। तो एक ही त्रिभुज में बराबर कोणों के, इसमें मान लेते हैं कि जो कोण बी दिया गया है, कोण सी दिया गया है, यह दोनों कोण आपके क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। तो एक ही त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यह दोनों कोण मान लीजिए आपके बराबर हैं तो देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में अगर देखिए आपको कोण बी बराबर आपको देखिए कोण सी दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि यदि कोण बी बराबर कोण सी, तो जब देखिए कोण बराबर होंगे तब जानते हैं कि आपकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, तब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो जब एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो इनके सामने की देखिए भुजा आपकी यह है और इस कोण के सामने की भुजा यह है, बराबर होगी। तो नियम निकल के आया कि एक ही त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण सी के सामने की भुजा ए बी और कोण बी के सामने की भुजा आपकी ए से, यह आपकी बराबर होंगे। यह सीखे आप कि अगर कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया है उस त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और देखिए जैसे दूसरा फिगर आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको बना दिए, तो यहाँ पर मान लीजिए यह त्रिभुज आपका देखिए पी क्यू आर आपको दिया गया है। इसमें देखो यह कोण है, इसमें देखिए यह कोण है, इसमें यह कोण है। देखिए सामने की भुजा सम्मुख भुजा क्या होती है, तो अगर देखिए हम इस कोण की बात करें तो यह जो कोण बन रहा तो इसके सामने चलेंगे तो यह देखिए इसके सामने की भुजा होगी, तो इसके सामने की भुजा यह है। और यहाँ पर देखिए इस कोण की बात करेंगे तो ऐसे चलेंगे तो इसके सामने की भुजा यह होगी। यह देखिए कोण बना तो ऐसे चलेंगे तो इसके सामने की भुजा यह होगी। तो इस कोण के सामने की भुजा देखिए यह होगी और इस कोण के सामने की भुजा यह होगी और इस कोण के सामने की भुजा आपकी यह होगी। तो यहाँ पर यह सम्मुख भुजा है, यह सामने की भुजा है। अगर देखिए इसी त्रिभुज में अगर हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर में, तो अगर त्रिभुज पी क्यू आर में देखा जाए, यदि अगर देखिए आपका यदि कोण Q बराबर कोण R आपको दिया है कि अगर जो कोण Q दिया है और जो कोण R दिया है, अगर यह दोनों कोण आपके बराबर हैं, यदि कोण Q बराबर कोण R, तो देखिए कोण Q, तो कोण Q के सामने की भुजा क्या है, PR। तो PR बराबर कोण R के सामने की भुजा क्या है, PQ। तो हो जाएगा, तो PR बराबर होगा PQ। तो नियम सीखे यहाँ पर कि अगर एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस नियम को सीखे। तो अब चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, इसको सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, मझले कोण के सामने की भुजा मझले तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। जैसे एक त्रिभुज हम आपको बनाते,
अगर इस त्रिभुज में देखिए इसका नामकरण कर दे ABC आपका त्रिभुज है, अगर यह कोण हम कहते हैं कि 70 अंश आपको दिया गया है, अगर हम कहते हैं कि यह कोण आपको 30 अंश दिया है तो 70 30 100 हम कहते हैं कि यह कोण आपको 80 अंश दिया गया है। तो तीनों कोण आपको देखिए दिए गए हैं। तो एक ही त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, यह देखिए कोण A 80 अंश, इन तीनों में ये देखिए आपका बड़ा कोण है। तो जो बड़ा कोण देखिए होता है तो इसके सामने की भुजा जो होगी यह क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसके बाद देखिए मझला कोण देखिए आपका 70 अंश का है, तो यह देखिए आपका मझला कोण होगा। तो मझला कोण के देखिए सामने चलेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए से यह भुजा आपकी देखिए क्या हो जाएगी, मझली भुजा हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे कोण सी आपका देखिए यह छोटा कोण आपको दिया कोण से, तो इसके सामने चलेंगे तो इसके सामने की भुजा ए भी यह क्या हो जाएगी आपकी छोटी भुजा हो जाएगी। इतना दिमाग को बैठा लेंगे कि एक ही त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, मझले कोण के सामने की भुजा मझले तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इस नियम को आप सीखे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम देखिए बात करें तो इस नियम को आप सीखे कि अगर एक त्रिभुज आपको दिया रहे तो उस त्रिभुज में देखिए आपको अगर कोण दिया रहेगा तो कोण के आधार पर भुजा का भी आकलन कर सकते हैं। अगर कोण दिया रहेगा तो कोण के आधार पर भुजा का भी आकलन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको बताया गया, इन सब चीजों को आप अच्छी तरीके से सीखें। तो इतना आप लोगों को आना चाहिए। यह सब त्रिभुज के देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो सवाल लगाते समय यूज किए जाते हैं। यह सब बहुत आसान चीजें होती हैं, यह सब चीजें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे। अगला पॉइंट देखिए है कि एक ही त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा। अगर देखिए एक ही त्रिभुज हम बनाते, यह देखिए एक त्रिभुज आपका है, इसका नाम हम दे देते हैं ABC नाम दे दिए। तो एक ही त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, अगर इसमें हम यह बड़ी भुजा मान ले, अपने से देखिए कोई भुजा बड़ी मान सकते हैं, यह बड़ी भुजा है। यह मान लेते हैं आपकी मझली भुजा है और यह मान लेते हैं आपकी देखिए छोटी भुजा है। तो तीन भुजा आपको दी गई है, तीनों भुजा का नामकरण कर दिए। तो यह देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है। तो एक त्रिभुज जब आपको ABC दिया गया है तो इसमें इस भुजा को हम बड़ी भुजा मान लेते हैं, इसको हम मझली भुजा मान लेते हैं, इसको हम छोटी भुजा मान लेते हैं। तो एक ही त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा। तो जो देखिए बड़ी भुजा होती है, इस बड़ी भुजा के देखिए सामने का जो कोण बढ़ेगा, यह देखिए कोण आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बड़ा होगा। मझली भुजा के सामने का कोण देखिए मझला होगा। तो यह देखिए मझली भुजा आपको दी गई है, तो इसके सामने का देखिए यह कोण पड़ेगा, यह कोण कैसा हो जाएगा आपका, देखिए मझला कोण हो जाएगा। और यह देखिए आपका, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो देखिए आपका है, यह भुजा आपकी देखिए मान लेते हैं कि छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा के सामने का कोण यह जो पड़ेगा आपका, यह कोण क्या होगा बोलिए, छोटा होगा। तो जो नियम आप पढ़े हैं अभी जस्ट उसी की विपरीत यह नियम आपका है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, मझली भुजा के सामने का कोण मझला, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। यह चीज आप सीखे। यह त्रिभुज संबंधित आपके कुछ विशेष नियम रहे जिनका प्रयोग हमेशा सवाल लगाते समय इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो जो आपका देखिए त्रिभुज रहा, इनमें जानते हैं कि जो आपके रूल्स थे कुछ, मतलब त्रिभुज की विशेषताओं संबंधित जो आपके कुछ नियम थे, मतलब कोण की जो विशेषताएं आपकी त्रिभुज में, तो त्रिभुज और कोण में आप संबंध पढ़े कि त्रिभुज और कोण में क्या विशेषताएं होती हैं कोण संबंधित लेकर, इन सब चीजों के बारे में आप अच्छी तरीके से सीखे। तो आज आप लोगों को कोण के बारे में बताया गया, कोण के प्रतीक के बारे में बताया गया, कोण की विशेषताओं के बारे में बताया गया। अब आगे इसके जो भी चीजें आपको मिलेंगे, कोण के प्रकार के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कोण के प्रकार के बारे में आप अगले वीडियो में पाएंगे। तो आज का क्लास
यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको खूब शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।